भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक बारी मेरे ट्राई करने थे, अगर मेरा वहाँ पे कोई कनेक्शन लग गया, मेरी बात वो मान जाते हैं, तो अपन लोग लीगली उसको लेकर जा सकते हैं। अभी ऐसे कर, तू मेरी बात नहीं समझ रहा विकास, यहाँ पे उलझ मत। यहाँ मैं कर सकता हूँ जो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तू उलझेगा, कल को तेरे पे कोई बात फट गई ना, जाकर क्या करेगा वहाँ पे तू? मैं नहीं उलझूँ मतलब? देख, मुझे तेरी अगर कोई भी मदद चाहिए होगी मैं तुझसे मांगूंगा, मैं तुझसे पहले भी मांगी थी। मैं बस इतना कह रहा हूं, इसमें फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व मत हो इस केस में। एक मिनट। विकास उठता है, दरवाजा लगाता है, वापस आकर बैठता है। तो तू चाह रहा है कि तू एक झूठा केस, झूठी गवाही वहाँ जाके लिखेगा और कहेगा कि तू अपने बच्चे को घर लेकर के आ रहा है, और फिर तू उसको उन जगह लेकर जाएगा जहाँ पे ट्रेन से ट्रैवल करने में तू 24 घंटे के अंदर तो पहुँच नहीं पा रहा, तो तेरे को लेनी पड़ेगी फ़्लाइट। मैंने फ़्लाइट के सारे देख रखे हैं कि कहाँ से हम कितना, इवन मैं टिकट्स भी उसके उठवा लूँगा, प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है। तेरी बुद्धि खसक गई है क्या? है तो क्या फिल्म विल्म चल रही है यहाँ पे? अबे तू यहां से वहां जाएगा, गलती से कोई फ्लाइट डिले हो गई, क्या करेगा वहां पे? तू अगर इस शहर के अंदर है और तू कह रहा है कि मैं अपने घर लेके जा रहा हूं, यहां पे बहुत जमकर बारिश हो जाती है और तू अगले दिन उसकी पेशी नहीं करवा पाया, वो एडमिसिबल होता है कोर्ट में। लेकिन अगर उन्हें पता चला तू इस शहर का बोल के निकला था और तू किसी दूसरे शहर में जाके, अबे बाप बेटा दोनों अंदर पड़े होंगे, बाहर केस कौन सॉल्व करेगा? मैं समझ रहा हूं तू जो बोल रहा है, बस तू मेरी बात मान मेरे भाई, ठीक है? मेरे को एक बारी कोशिश करने दे। अरे मत उलझ यार, यहां गलती से कहीं फंस फुसा गया तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाला हरकत होगा यहां पे। अच्छा, तो मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यहां पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तुझे वो जो तेरा है वो, और तू मेरे को विद्युत के केस में तू बीच में क्यों आया था यार? उसका इससे क्या, उससे इसका बहुत कनेक्शन है भाई, क्योंकि विद्युत के केस में अगर मेरे भाई तू नहीं होता तो मैं कहीं जेल में पिस रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें बीच में आया, तूने अपनी गर्दन को वहां पे रखा, तेरे कारण आज मैं यहां बाहर बैठा हूं। तेरे पे दोस्ती निभाने का हक है, लेकिन जब मेरे को मौका मिल रहा है अपनी दोस्ती निभाने का, तो वहां पे देख, वैसी बात नहीं है। मैं बस, अबे एक बार तूने मुझसे पूछा था जब तूने शहर बदला, मैं तेरे से बात करता था, अपन अपन कर रहे थे कुछ ना कुछ कोशिश करते, मीडिया का प्रेशर था वो अपन हैंडल करवा लेते। एक बार पूछा तूने मुझसे, हैं? तो चुप चुप हो जा तू। लेखा भैया बुलाती मुझे, है ना? पर अचानक से एक दिन कोई हमारे रिश्ते नहीं रहते, आप एक दूसरे शहर के हो जाते हैं, हम एक दूसरे शहर के हो जाते हैं, हमारे और आपके बीच की जो दोस्ती होती है वो हैप्पी है, हैप्पी वो त्योहारों में एक दूसरे को विश करने के लिए। तेरी मेरी दोस्ती फेस्टिवल्स में एक दूसरे को विश करने वाली थी क्या? इतनी बात करते थे हम, हैं? तो अभी बात को कहां लेके जा रहा है यार? तू मेरी बात समझ। तू मुझे बस एक हफ्ता दे दे, ठीक है? बस एक हफ्ता दे दे, मेरे को कोशिश करने दे। नहीं हुआ तू जो बोल रहा है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है? बस एक हफ्ता मुझे मौका दे दे प्लीज। बालाचंद्रन हाँ कह देते हैं। विकास उठता है, दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। बाहर लेखा खड़ी होती है। लेखा पूछती है क्या हुआ? वो कहता कुछ नहीं, शाम को खाने के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा काम है बस करके आ रहा हूँ। वो बाकी तो पागल है वो करके विकास वहाँ से निकल जाता है। लेखा अंदर आती हैं, बालाचंद्रन से पूछती हैं, बाला पूरी बात बताते हैं। लेखा को नहीं पता था यहाँ पे क्या डिसीजन सही था क्या गलत था। दिस वॉज कंप्लीटली अ गट कॉल ऑफ बालाचंद्रन। पर ठीक है, उनके दोस्त ने उनसे एक हफ्ता मांगा था। बालाचंद्रन नहीं चाहते थे उनका दोस्त इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, मगर खैर एक हफ्ता बीतने लगता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ नहीं, और छठे दिन विकास अपने पास एक कोर्ट ऑर्डर लेकर आता है, जिसके अंदर यह मेंशन होता है कि विकास जो है वो पर्सनली एस्कॉर्ट करेगा बालाचंद्रन और प्रणव को
इस केस के दौरान प्रणव जो होगा वो हैंडकफ्स में होगा, यानी जब उसको बाहर भी लेके जाएंगे तो ही हैज़ टू बी इन कस्टडी। ट्रैवल अगर ट्रेन से होता है, प्लेन से होता है, इट डजेंट मैटर, ही हैज़ टू बी इन कस्टडी। स्पेशल रिपोर्ट जो भी थी वो करवा दी जाएगी, या फिर उसको ऑन रोड ट्रैवल करवा सकते थे। एट द एंड ऑफ 7th डे, यानी हर हफ्ते के एंड में प्रणव को वापस आना है हॉस्पिटल में, उस रिहैब में आकर के अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, और उसी के साथ साथ प्रैक्टिकली आके सिग्नेचर करके एविडेंस देना है कि वो अब भी यही है। ये सारी बातें तो ठीक थी, बस एक छोटा सा डिफरेंस था। उस कोर्ट ऑर्डर में लगा आखिरी का पन्ना, जिस पन्ने में यह लिखा था कि विकास जो है, ही वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर कल की डेट में प्रणव कुछ भी गलत करता है तो। जो यहां से वहां ले जाने के लिए जो परमिशन मिल रही है, इन सब में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, बालाचंद्रन बाद में फंसते। इनफैक्ट शायद वो उतना फंसते भी नहीं, लेकिन विकास को जेल होती। माला जब ये पढ़ते हैं तो वो भनकते हैं, वो गुस्सा होते हैं कि ये करवाने की क्या जरूरत थी। विकास एकदम चुप रहने के लिए कह देता है, कहते कि अभी बस हम यहां से जा रहे हैं, जो है देखेंगे। डियर लिसनर्स, माय डियर ऑडियंस एंड माय डियर JT8 फैमिली, रास्ता चुन लिया गया है। विद अ टोटल ऑफ 2,597 वोट्स दूसरे रास्ते को चुना गया है। बालचंद्रन ईमानदारी के साथ कोर्ट में ऑर्डर निकलवाएंगे, जैसा कोर्ट में ऑर्डर निकलवाया गया बाय विकास, एंड नाउ ही विल टेक प्रणव टू ऑल ऑफ दोज प्लेसेस जहां पे उसकी मेमोरी ट्रिगर हो सकती थी। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ आवर सीरीज फिर क्या हुआ। ये कहानी नहीं, कहानियों का एक खेल है, और जिस कहानी को अब आप खेलने वाले हैं उसका नाम है क्रो हाईवे एपिसोड 5। सवाल, प्रणव को उन जगहों पर अगर लेकर भी जाएं तो क्या उसकी मेमोरी ट्रिगर होती? क्या उसे कुछ ऐसा मिलता जो उसे उस रिहैब सेंटर में बैठकर नहीं मिल रहा था? तो चलिए बताते हैं आपको कि फिर क्या हुआ। बालचंद्रन, विकास और प्रणव, ये तीनों के तीनों फ्लाइट लेकर श्रेष्ठ के लिए निकलते हैं। श्रेष्ठ पहुंचते ही साथ जो विनीत था वो इमीडिएटली इनको अकंपनी कर देता है, क्योंकि उसे बता देते हैं बालचंद्रन की वो लोग आने वाले, और विनीत ने फर्स्ट हैंड बोल के रखा था कि कहीं भी कुछ भी मदद चाहिए होगी तो सीधे सीधे बताना। विनीत का जो रूम था जहां पे बैठकर उस रात प्रणव का ब्रेकडाउन हुआ था, सबसे पहला वही रूम था जो विजिट किया जाता है। वहां पर एक फैमिली रह रही होती है, लेकिन वो फैमिली जो थी वो अलाउ करती है आना देखना। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या है, बट वो बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इफ़ यू अलाउ, और जाते समय मतलब होता है ना, कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़े से पैसे भी बालचंद्रन ऑफर करते हैं, लेकिन परिवार जो होता है वो मना कर देता है। बट बालचंद्रन अपनी तरफ से एक थैंक यू बोलने के लिए उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। खैर, उनके साथ में विकास भी थे, तो अगर एक पुलिस प्रेशर लगाना था तो वो भी पॉसिबल था, बट दे वर जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एज लो की एज पॉसिबल। खैर, उस पुराने कमरे में जब कोई याद नहीं मिलती, कुछ नहीं आता उसे, तो वहाँ से इमीडिएटली इनकी जो अगली डेस्टिनेशन होती है वो होती है उसका वो कॉलेज। कॉलेज जाते ही साथ सबसे पहले उसके जो वो क्लासरूम्स थे जहाँ वो बैठा था अपने उस फर्स्ट ईयर में, ध्यान देना यहाँ अभी वो लोग उस पहले वाले कॉलेज में, वहाँ पे उसका क्लासरूम जहाँ उसने फर्स्ट ईयर अपना बिताया था वहाँ दिखाया जाता है। उनकी लैब्स दिखाई जाती हैं। इसके अलावा उनका वो कैंटीन दिखाया जाता है। कैंटीन में विनीत सब कुछ इनैक्ट करता है कि यहाँ पे तू खड़ा था, यहाँ पे अपनी वो लड़ाई हुई थी, इधर पे उसने अपन को मारा था, फिर अपन ने ये वो ऐसा वैसा।
प्रणव को वो लड़ाई थोड़ी बहुत याद थी, वो कैंटीन सब याद था, पर वो कॉलेज और बाकी कुछ भी ऐसा। पर खैर, अभी जगह खत्म नहीं हुई थी, यहाँ पे एक और जगह बाकी थी। कौन सी? प्रणव का, विनीत का वो पहला हॉस्टल। पहले लोग हॉस्टल में थे, विनीत शिफ्ट हुआ था रूम में, और फिर इवेंचुअली प्रणव जो था वो विनीत के रूम पे ही जाकर के पड़ा रहता था। लेकिन उस हॉस्टल पे भी जाके वो लोग विजिट करते हैं। जो कमरा अलॉट हुआ था प्रणव को उस टाइम पीरियड में, 2 कमरे अलॉट हुए थे, दोनों जाके देखते हैं। प्रणव की कोई मेमोरी वहाँ पे ट्रिगर नहीं होती। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ की जो वो अपना कैंटीन होता है उसके बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे गार्डन वार्डन सब देखते हैं। कुछ भी नहीं मिलता। दे ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन श्रेष्ठ में ऐसा वो बात, वो पजल, सब कुछ तो श्रेष्ठ में हुआ था। फिर खैर, जब यहां कुछ नहीं मिलता तो उन्हें पता होता है कि उनकी गाड़ी अब कहां जानी थी। अगला स्टॉप वॉज नन अदर दैन रतौल। रतौल गाड़ी घुमाई जाती है, ट्रेन पकड़ के जाया जाता है क्योंकि फ्लाइट के टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। रतौल पहुंचा जाता है। दिक्कत रतौल में बस एक बहुत बेसिक सी थी। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, रतौल का जो कॉलेज था वहाँ पे जाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ मना करके रखा था कि ये बालचंद्रन और प्रणव ये सब नहीं आ सकते। लेकिन डायरेक्टर के पास एक रास्ता था, क्या पता चलेगा। लेकिन ये लोग वहाँ पहुँचकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। बालचंद्रन और विकास आपस में डिस्कशंस करते हैं और थोड़ा सा बाहर निकल के उन जगहों को जहाँ जहाँ उन्हें विजिट करना था उनको लोकेट करवाना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ होगा, टोटल किधर किधर जाया जाएगा, कहाँ पे कितना टाइम विजिट। तो प्रणव क्या कर रहा था इस टाइम पे? वहाँ से निकलते समय डॉक्टर्स ने साफ 2 बातों पे ध्यान दिया था। एक, प्रणव को 8 घंटे की नींद रोज जरूरी है। ये नहीं, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उसकी हेल्थ जिस कंडीशन पे थी, जितना सेंसिटिव वो था, हिज बॉडी नीडेड प्रॉपर रेस्ट। बालचंद्रन इस बात को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरी बात जो हॉस्पिटल की कंडीशन थी, जो कोर्ट से लगवाई गई थी, वो ये थी दैट एट द एंड ऑफ एवरी वीक दे हैव टू रिपोर्ट। दैट वाज इंपॉर्टेंट। खैर, जब प्रणव रेस्ट कर रहा होता है तो ये लोग अपनी बाकी की बातें, बाकी की सोच, श्रेष्ठ में कुछ क्यों नहीं मिला, ये क्या वो क्या, विनीत कौन था, सारी बातें निकलवाता है। सब विकास पूरी तरह से अपडेट रखता है खुद को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आखिरकार हमारे जो प्रणव भाई साहब हैं उनकी नींद खुलती है और प्रणव को लेकर वो सबसे पहले उस इंटर्नशिप में जाते हैं। डायरेक्टर साहब से बात होती है, लेकिन डायरेक्टर साहब कितनी भी कोशिश कर ले उनको कॉलेज में लेकर आना वाज, एक ऑप्शन ये था कि विकास जो है वो अपनी पुलिस की जो पावर है वो लगवा के वहाँ एंटर करवाए, लेकिन बालचंद्रन नहीं चाहते थे बिकॉज डायरेक्टर ने उनकी बड़ी मदद करी थी। ज़बरदस्ती उनकी नौकरी वोकरी चली जाए ये सब। खैर, यहाँ पे वो लोग इंटर्नशिप की ओर निकलते हैं। जब इंटर्नशिप पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो मेन हेड थे वो तो प्रणव को रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो तो बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रणव को कुछ भी। खैर, इतने में वो जो होते हैं वो उठकर बोलते हैं कि अरे इसको वो जगह जहाँ वो बैठता था, जहाँ वो काम करता था, वो कंप्यूटर एक रखा होता था उनके पास। वो पहले के टाइम का एक पुराना कंप्यूटर, उसमें डेटा फीड करनी होती थी। तो वो कंप्यूटर क्या था, उस टाइम पर उसने किन किन फाइलों पर काम किया, वो फाइल्स जो होती हैं निकाली जाती हैं, केस स्टडीज़ दिखाई जाती हैं। प्रणव देख रहा था, उसे कुछ ऐसा मिला नहीं। वहाँ पे 2 लोग और थे जो काम कर रहे थे, मतलब पहले से जब प्रणव काम कर रहा था तब से अभी तक काम कर रहे थे वहाँ पे। वो भी मिलते हैं प्रणव से बातचीत करने की कोशिश करते। उसे तो समझ में नहीं आता कौन है क्या। और खैर, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। विकास बार बार पूछता है कि क्या उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए कॉलेज में एक विजिट करने के लिए, क्योंकि एक ही तो विजिट करनी है, कौन सी बड़ी बात है। बालचंद्रन कहते हैं कि एक दिन और रुक जाते हैं, डायरेक्टर ने कहा है वो कुछ सोच रहा है। एक दिन रुका जाता है। अगले दिन की सुबह डायरेक्टर का कॉल आता है और वो ये कहता है कि अगर बालचंद्रन और प्रणव अगर हल्के से डिस्गाइज में
बेसिक डिस्गाइज में, जैसे कि प्रणव जो था ही वॉज क्लीन शेवन, तो अगर प्रणव को थोड़ी दाढ़ी मूछ लगा दी जाए और बालचंद्रन जो हैं वो थोड़ा मतलब कुछ कैप पहन लें और मतलब अपने आप से बेसिक सा अगर ऐसे कुछ हो जाए, विकास को तो कोई आना जाने में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसको तो कोई जानता ही नहीं था वहाँ पे। कॉलेज ख़त्म होने के 2 घंटे के बाद डायरेक्टर उनकी एंट्री करवा सकते थे। इट वॉज पॉसिबल। बालचंद्रन और विकास दोनों इस बात पे हाँ कह देते हैं, ठीक है ट्राई करके देखते हैं। वहाँ पे पास में एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे थिएटर कंपनीज को विग्स और मुछ और ये सारी चीज़ें दी जाती थी, जो भी उनमें उनको बेटर लगता है। और एक ऐसा भी नहीं कि कार्टूनिश टाइप का एक थिएट्रिकल वो नहीं होता जो डिस्गाइज जो देख के लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये क्या नकली मुझे लगा के रखी है, तो कोशिश करते जितना नॉर्मल डिस्गाइज कर सकें खुद को वैसा। बालचंद्रन साहब जो होते हैं वो अपना हुलिया जो होते हैं वो थोड़ा मफलर वफलर लगा के थोड़ी टोपी छोपी पहन के, वहाँ पे ठंड भी थी हल्की सी, तो इट वॉज हेल्पिंग फॉर देम। खैर कॉलेज खत्म होने के 2 घंटे बाद प्रणव उस कॉलेज में पहुंचता है जहां पर वो पता नहीं क्यों मगर बड़ी जिद करे पहुंचा था। क्यों वो नहीं जानता था, पर खैर ये कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट धागा था उसकी कहानी का। तीनों के तीनों कॉलेज के अंदर एंटर भी करते हैं और उसी के साथ डायरेक्टर जो हैं वो उनसे मिलते हैं और इमीडिएटली जहाँ जहाँ पे प्रणव की क्लासरूम्स थी वहाँ उसे लेकर जाते हैं, लैब्स में उसे लेकर जाते हैं। कॉलेज कोई इतना ज़्यादा वो एक्टिव और ऐसा टाइप का स्टूडेंट था नहीं, पर भी जितना भी दिखा सकते हैं वो उनको दिखाते हैं। इन्हीं सब के चलते वो आपस में बातें करते, दे हैड टू बी वेरी क्विक, बट वहीं पे कैमरा में अननेचुरल नहीं लगना था। देखो डायरेक्टर को रोज रोज बैठ के इनके जो हेड वाले लोग हैं वो नहीं देख रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेन चीज़ यही थी कि भैया कॉलेज का बहुत नुकसान हो चुका है, अब मत करियो। तो यहाँ पे तो प्यून को भी नहीं पता, यानी कि खबर नहीं जा सकती थी कि ये लोग आए थे। डायरेक्टर भी जल्दी जल्दी से जैसे जैसे जहाँ जो भी दिखाना हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब करके उन्हें विजिट करवा रहे होते हैं। और प्रणव को वो लोग अपनी फ्रीडम देते हैं कि वो घूमे फिरे, देखे कि उसका कहाँ मेमोरी ट्रिगर हो रहा है। और इसी के साथ में डायरेक्टर जो है वो बालाचंद्रन को कुछ और बातें बताते हैं। क्या बातें? याद है बाला ने कहा था कि उसके दोस्तों से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, अनुराग उत्युप के दोस्तों से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक ऐसा एक्टिंग कर लो कि यहाँ पे हम लोगों ने किसी तरह का कोई मेमोरियल टाइप का रखा है, तो हम आपको बुलाना चाहते हैं, कुछ आप अच्छे शब्द बोल दीजिए, ये वो। कुछ बातें दोस्तों ने कही थी और कुछ बातें उसे पता चली थी कि अनुराग का केस जो था उसे इतने बदतर हाल पर कॉलेज क्यों ले गया। वो अपनी इन ऑब्जर्वेशंस को दोनों बालचंद्रन और विकास के साथ शेयर करते हैं। सर दरअसल मेन दिक्कत यहाँ पे ये जा रही है कि ये जो पूरा केस यहाँ पे हुआ है अनुराग के वक्त तो किसी को इतना कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मगर चेयरमैन जो थे वो बड़े अफेक्टेड थे। दरअसल चेयरमैन जो है उनकी जो वाइफ हैं वो खुद कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। तो जब उन्हें पता चला था कि उनके कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो कैंसर से पीड़ित, और फिर उसका एक ऐसा डेथ होता है जहाँ पे वो कुछ कह रहे हैं सुसाइड हुआ है, कोई कह रहा है मर्डर हुआ है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा था इस बात पे। वहीं पे उसी के साथ में कॉलेज ने उसकी एक मेमोरी में एक स्कॉलरशिप रखवाई थी, वो तो आपको पहले से ही पता है। वो स्कॉलरशिप के चलते मतलब प्लेसमेंट्स में फ़ायदा है, कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर के एक लीनियंसी है कि अगर कोई बच्चा किसी मेडिकल प्रॉब्लम में है तो कॉलेज भी वहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सर दिक्कत यह है कि प्रणव से जो उस समय नुकसान हुआ वो तो है ही है, लेकिन उसी के साथ में एक बच्चे के मर्डर में क्या वो लड़का भी शामिल था, क्योंकि प्रणव के पास उसकी बाइक मिली थी। तो काइंड ऑफ सर ये मेन रीज़न है कि अनुराग इज़ प्रैक्टिकली इन द गुड बुक्स, और आई एम सॉरी आई शुड से ही वॉज इन द गुड बुक्स ऑफ कॉलेज के जो सीनियर्स थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिजीज़ दैट ही हैड। एंड एनी हाउ सर उसके अलावा मैंने उसके दोस्तों से भी बात करी। इनफैक्ट हमने उनको बुलाया तो उनमें से 2 आए भी थे उस दिन कॉलेज। हमने एक छोटी सी मेमोरियल रखवाई थी, हमारे कॉलेज के 2 और बच्चे हमने उनके लिए भी रखवाई थी। तो वही सारी बातें कर रहे थे, बता रहे थे। बट अलग से जब मैंने उनसे बातें करी तो सर उन्हें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि अनुराग जो था वो मतलब कॉलेज में जब भी आना हो
या पहले मतलब ये सब बीमारी वगैरह होने से पहले वो नॉर्मल एक जैसे हर बच्चे हो रखे हैं वैसे ही रहता था, पर बीमारी के बाद बड़ा इरिटेटिंग सा हो गया था उसको, हर चीज़ में गुस्सा जल्दी आ जाना। और बाकी तो सर हम समझ भी सकते हैं कि ऐसा एक बिहेवियर एक बच्चा क्यों करेगा, वो डिज़ीज़ एक इंसान को तोड़ती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके दोस्तों को भी कुछ ऐसा बुरा तो नहीं बोलना था। वो ट्रिप्स पे जाता तो अच्छा महसूस करता था, रिलैक्स्ड महसूस करता था। सच बोलो तो उसे कॉलेज भी करने का कोई मन नहीं था, वो बस चाहता था कि उसके बचे हुए दिन वो, बस सर वही सारी बातें रहीं। और इसके अलावा तो ऐसा कुछ मिल के आया नहीं। बाकी सर अगर आप ऐसा परमिशन लेकर के आ सके तो सर वो भी बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे आप कॉलेज में आ जाएंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। बाकी मेरे से बस ये आज एक ही दिन का हो पाएगा सर। आई डू इस पे बालाचंद्रन जो हैं वो बोलते हैं आप कैसी बात करें, आपने इतना कर दिया वही बहुत बड़ी बात है। प्रणव इस पूरे टाइम पे जो उसका वो कैंपस है वहाँ पे घूम रहा होता है, हॉल्स में हर जगह वो जाता है, देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी कोई याद ट्रिगर हो, समथिंग लाइक दैट। अच्छा वहाँ का जो उनका हॉस्टल था वो वहाँ पे कभी रहा नहीं, उसने हमेशा अपना इंडिपेंडेंट रूम लेकर रहा था। लेकिन उस हॉस्टल मतलब उनका जो कॉलेज था उसका कैंटीन वैंटीन दिखा दिया कि भैया यहाँ कुछ भी नहीं। खैर डायरेक्टर साहब जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने उतनी मदद कर दी थी। वहाँ से वो लोग बाहर निकलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। प्रणव कंफ्यूज्ड होता है, बालाचंद्रन कंफ्यूज्ड होते हैं, विकास यानी हो ये प्रॉब्लम सब छोड़ो कुछ और सोचते हैं करके वो इमीडिएटली बताता है कि हम अगर उस कमरे की ओर चलें जहाँ पर ये रहा करता था, वो जगह उनको पता थी। वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वो जिस बिल्डिंग में रहता था, एक थी एक पुरानी सी बिल्डिंग जैसे बच्चों के लिए मतलब सस्ते में जो मिल जाए एकदम वैसे टाइप की एक जगह थी, छोटे छोटे से रूम्स बनाए जाते थे, वो पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई थी। जिस कॉलेज के लिए प्रणव ने इतनी लड़ाई करी, सब कुछ किया, वहां पे वो जिस कमरे में आके रहता था दैट वाज गॉन। बालाचंद्रन और विकास क्या करे समझ नहीं आता, पर खैर वो सोचते हैं कि कुछ तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें बड़ी उम्मीद थी रतौल से, पर ना श्रेष्ठ में कुछ ना रतौल में कुछ। लेकिन एक जगह अब भी बाकी थी, वो जगह जहां पर उस सुबह एक लड़का 3 मजदूरों को मिला था, क्रो हाईवे। इट वॉज टाइम। और रतौल से एक ट्रेन पकड़कर, सॉरी रतौल से एक बस पकड़कर क्रो हाईवे की तरफ निकला जाता है। 3-1 घंटे का सफ़र था। रास्ते में बाला पूछते हैं प्रणव को कि कुछ भी और ऐसा इस रास्ते में उसे कुछ याद आ रहा है, कोई जगह देखकर उसे कुछ, उससे कौवे के बारे में पूछते हैं, कोई कौवा दिखाई दिया था वहाँ पे, ऐसा प्रणव को समझ नहीं आता कौवा दिखाई दिया सबसे क्या रिलेशन है। तब वो उसे पूछते हैं भैरगात, कभी ये नाम सुना तुमने, या फिर इस इलाके में कभी कोई इस तरह। प्रणव एकदम कंफ्यूज बैठा होता है कि क्या बोल रहे हैं करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या। यानी अब बालचंद्रन जो था कि वो भी कहाँ है, कोई माइथोलॉजी है, बोल दिया किसी ने बोल के यहाँ पे। कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, रास्ते में सवाल जवाब करते हैं, उसको जो जो चीज़ें केस में इन्होंने ढूंढी देखी, इन्हें पता चली, उससे अपडेट कर दें कि कहीं इसकी मेमोरी ट्रिगर हो जाए। लेकिन बालचंद्रन धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस बीते दिनों में कुछ और कोशिशें करके भी ज़बरदस्ती और जानबूझ के क्रो हाईवे को विजिट करना सबसे आखिरी में रखा था। क्योंकि जिस दिन ये जनाब जा रहे थे वहाँ पे, उसके एक दिन पहले क्रो हाईवे से लगे उस खेत में जहाँ वो मज़दूर कभी काम किया करते थे, पिछले 24 साल से उस फार्म्स का जो मालिक था वो अपने फार्म हाउस में आया था। बालचंद्रन उससे मिलना चाहते थे, मिलकर सवाल करना चाहते थे कि उनसे पहले अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लोगों ने वो
4 साल के अंदर 7 ओनर्स, ये क्या था? बातें करनी थी लेकिन ये सब बोल नहीं सकते थे. ही हैड टू पोज देयर एज अ पोटेंशियल बायर एंड देन अ कंफ्यूजन. पर खैर बात हुई थी पिछले कुछ दिनों में और बातचीत में उन्होंने कहा था ठीक है इस दिन हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, आप आके मिल लीजिएगा. और बालाचंद्रन उसी समय वहाँ पहुँचने वाले थे. लेकिन खैर वहाँ थोड़ा सा अर्ली पहुँचे थे ये लोग, दोपहर के वक्त ही पहुँच गए थे, इवन अर्ली दोपहर में. तो सबसे पहले वो उस फार्म और फार्म हाउस के ओनर से नहीं बल्कि प्रणव को उस दादाजी से मिलाना चाहते थे. वही दादाजी जिस पे एक वक्त बालाचंद्रन बड़े भड़के थे, लेकिन आज जब वो उस दादा से मिले तो उनका इंट्रोडक्शन उन्होंने कुछ इस तरह से कराया कि बेटे इनकी वजह से आज तुम जिंदा हो. और दादाजी जो सालों पहले की एक खली उनके दिन में थी कि हमने मदद करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने हमें इतना डांटा क्यों. पर उन्हें अच्छा लगा सुन के, उन्हें अच्छा लगा कि कम से कम ये उन्हें ऐसे नहीं देखते कि इनकी गलती थी, इन्होंने जल्दी क्यों नहीं पहुंचाया. नहीं आया समझ में उनको वो बाइक चलाना. उनमें से एक को तो बाइक चलाना आती थी और वो भी सिंपल वाली, सारे गियर आगे डलते थे. ये जिस बाइक में था वो अजीब सी बाइक थी, उनको नहीं आया. एक खल थी उनके अंदर कि कहीं हमारे कारण तो नहीं, पर आज वो. लेकिन दादाजी को भी कुछ बातें कहनी थी. दादा जो है बातों ही बातों में ये सारी इधर उधर की करते हैं और बालाचंद्रन को थोड़ा सा कोरे में लेके जाते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना कह देते हैं, सुनो ये बुरा लगेगा सुन के लेकिन हमें ऐसा लगा इसलिए हम बोल रहे हैं. तो तुम्हारा लड़का जो है ना, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसने भैरघात का घात अवतार देखा है, ये हम कह सकते हैं, बाकी तुम जानो. जब वो ये कहते हैं तो बालाचंद्रन ठीक है करके कहते हैं वो बात करेंगे करके, क्योंकि बालाचंद्रन इतना समझ चुके थे कि ये भैरघात और ये सारी बातों का इस कहानी के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हो रखा था. क्योंकि जहां जहां जिन जिन बातों का एक कोर कनेक्शन था उसके उस भूले हुए कल से, वहां वहां पे प्रणव ने बातों को रिकॉग्नाइज किया था. प्रणव को तो बताया भी था उन्होंने, भैरघात ये कहानी वो कहानी, कौवा है क्या, उससे कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ. इट वॉज ऑल नॉनसेंस. और वो क्या पता नहीं विनीत की पहेली. इमीडिएटली बालाचंद्रन जो है वो दादाजी से पूछते हैं कि, और उसे वो पहेली सुनाते हैं. बांध फट गया, मनशा घर, रास्ते किसे बचाता. लेकिन ये सुनने के बाद वो उन्हें कुछ समझ नहीं आता. वो कहते हैं कि ऐसा कुछ कभी भी आपके यहाँ पे कोई प्रचलन रहा है, कोई कहीं कुछ बोला गया, वो नाम ऐसा हिला देते, बोले ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता. ठीक है फिर खैर बालाचंद्रन जो है वो दादा को शुक्रिया अदा करते हैं. दादा जो है कहते हैं कि कुछ भी ज़रूरत होगी तो कहना, बोले नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं एकदम. खैर वक्त हो चुका था उस इंसान से मिलने का जो पिछले 24 साल से एक ऐसी ज़मीन लेके बैठा है जिस ज़मीन को बेचा क्यों गया ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था. पर खैर वक्त हो चुका था. फार्म हाउस की तरफ जाया जाता है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बड़े अच्छे से उनको ग्रीट किया जाता है. शाम का वक्त हो चला था, खाने का वक्त था, उन्हें खाने पे बैठने के लिए कहा जाता है. गजब की बात तो ये थी कि भैया बालाचंद्रन, विकास और प्रणव, ये तीनों के तीनों इस बात को कहीं से कहीं तक नहीं पकड़ पाए थे कि 4 साल में 7 ओनर कैसे बदलते हैं. खैर उनको खाने के लिए इनवाइट, पहले तो नॉर्मल थोड़ी बहुत बातें होती हैं इधर उधर की सब, फिर खाने पे. खैर जब बेसिक इंटरेक्शन वगैरह चल रही होती है तब पहले से ही बालाचंद्रन जो है इस बात के लिए दोनों के दोनों को बता चुके थे कि कहीं से भी कोई पुलिस केस है, कोई मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं बताना. हम बस यहाँ पे मिलने आए हैं, हम पोटेंशियल बायर्स थे, हमसे एक गलती हो गई, हमको लगा कि ये जगह बिकने को थी. खैर आसपास की जगह कैसी है एक बारी हम लोग बस बात करने आए, क्योंकि अगर ख़रीदते हैं तो जिसके पास पहले की ज़मीन है उससे एक बार पूछ लें कि ज़मीन कैसी है, उपज कैसी है, सो एंड सो. तो ये उसी टाइप का एक विज़िट था एज़ फार एज दैट ओनर वॉज कंसर्न्ड. खैर उसी बातचीत में यूं ही ऐसे ही एक सवाल किस्सा पूछ लिया जाता है कि ये वैसे जगह हम देख रहे हैं इतना सुंदर
है और सीनरी भी इतनी, आपने फार्म हाउस बना के तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया किया। वो भी कहते हैं कि हाँ हमें बड़ा अच्छी जगह। वैसे यहाँ पे उपज वगैरह कैसी रहती है? हमने देखा खेती वेती ऐसे मतलब क्या अच्छा रहता है, प्रॉफिट मिलता है? कैसी बात कर रहे हैं, हम तो जब खरीदे तो हमें लगा कि लूट मच चल रहा है यहाँ पे करके। नहीं मतलब कि उस समय कितने में आपने ये ज़मीन ली थी? ये हमको 4.5 एकड़ हमने ली थी और ये करीबन हमें 1 लाख की पड़ी। माफ़ कीजिएगा, 1 लाख? जी। आप कह रहे हैं आपको 4.5 एकड़ ज़मीन जो है वो 1 लाख रुपये की पड़ी बस? हम क्या कह रहे हैं, हमने जब इसे खरीदा हमें तो लगा लूट चल रही है यहाँ पे, हमने कहा ले लो, हमें जगह अच्छी लगी, उपज अच्छी लगी, और उन्होंने कहा अगर नुकसान भी होता तो क्या ही है भाई, हाईवे से लगी हुई जगह है, कल को बेच देंगे। लेट मी मेक थिंग्स अ लिटिल बिट सिंपल फॉर यू। हम अगर हमारी करेंसी के साथ कन्वर्ट करें, यानी रुपए के साथ कन्वर्ट करें, तो 1 रुपया की वैल्यू अप्रॉक्स समझ के चलो 100 रुपीज के बराबर है। 4.5 एकड़ जमीन शहर से दूर है, मान लिया, बस पकड़ के आना पड़ता है, मान लिया, लेकिन हाईवे से लगा हुआ, उपज अच्छी, शहर से कोई इतना दूर भी नहीं है कि कहीं। 4.5 एकड़ जमीन गिरे से गिरे हाल में भी 3-3.5 रुपया की बिकनी चाहिए थी। 1 लाख रुपया में it just did not make any sense. According to this owner, जमीन पे उपज अच्छी है, कभी कोई नुकसान नहीं, प्रॉफिट होता है जो उगाते हैं। दादा ने भी यही बात कही थी। If everything was all right, तो कोई बेवकूफ है जो इस जमीन को बेचेगा, और उसके ऊपर से अगर बेच भी रहा है तो इतने कम पैसों में। अरे हमको कुछ समझ में तब आया नहीं, लेकिन उनको दरअसल बाहर जाना था और उनको ये जमीन निकालनी थी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अब पुलिस में ये ज़मीन को आप ऐसे छोड़ दीजिए खाली, देखने वेखने के लिए कोई ना हो, कब्जा करके बैठ जाते हैं लोग। बात सही थी, लेकिन फिर भी 4.5 एकड़ ज़मीन इतने कम में। खैर, खाना वगैरह सब खा रहे होते, कंटिन्यू होता है कन्वर्सेशन। बालचंद्रन के मन में और भी कुछ सवाल थे, तो वो अपना अगला सवाल दागते हैं। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, ये आप 24 साल से आपने कहा ज़मीन आपकी है, ये आपने कभी भैरगात करके यहाँ की कोई कहानी सुनी? 24 साल यहाँ 24 दिन बिता लो, तुमको भैरगात की कहानी कोई ना कोई सुना के चले आएगा। बेटा वो ग्लास देना। यहाँ के जो लोग हैं उनकी वहाँ की बड़ी एक मान्यता है ये भैरगात को लेके, और त्यौहार भी तो होता है हर साल में एक बार। और सर मानिएगा, जो बता रहा हूँ मैंने नोटिस किया है, उस दिन बारिश तो होती है, मौसम बदल जाता है यहाँ का। कुछ भी बोलो, पुराने ज़माने के लोग कैलेंडर बनाने में तो माहिर थे भाई, नहीं तो ऐसे बिन मौसम की बरसात कहाँ से हो जाएगी हैं। सब्जी लीजिए ना जी। वैसे ऐसा भी सुना था यहाँ पे कि वो जो ये जो कहानी है, ये क्रो हाईवे और ये यहाँ पे बड़े कौवे हुए, हम तो यहाँ हैं तो कोई कौवे नहीं दिखाई दिए यहाँ इतना, तो हमको भी नहीं पता, हम भी यहाँ इतने सालों से, हमें तो कोई कौवे वौवे दिखाए। हमने बार पूछा था, काम वाली एक थी, उससे पूछा था, तो बोली कि कौवे तो बहाने थे, ये भैरगात को जिन्होंने नामकरण करा था ना यहाँ का, वो भैरगात को एक तरह की श्रद्धांजलि दे रहे थे कि यादगारी, क्योंकि वो उसके नाम में कौवा था, वो वैसे करे कुछ तो भी। अभी गाँव वालों के अपने अपने कहने हैं, अब गाँव में किस्सों पर बात बनने में वक्त कितना लगता है, नहीं बस वही सब है, बाकी कुछ नहीं। और बताइए ना, आप कहाँ पे हैं? पीछे के साइड ज़मीन लेने का है या फिर आप रोड के उस? तो वो फिर आगे जो कन्वर्सेशन थी वो चलती है। बालचंद्रन विकास की ओर देखते हैं, विकास उनको देखते हैं, दोनों के चेहरे पे कन्फ्यूजन साफ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाना था भैया, है ना। उनके सामने तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, हम तो कहीं पीछे ज़मीन खरीदने के लिए आए हैं, सो एंड सो। और वो बंदा भी अकेला था यार, वहाँ पे कोई साथ में खाना खाने के लिए बैठो, कोई दिक्कत नहीं, चलो खा लिया खाना वाला खा के एकदम बढ़िया होके, बड़ी एकदम आदर सत्कार के साथ उनको वापस भेजा जाता है। वहीं पे उनका बस आना था, और वहाँ से बस पकड़ के थोड़ी सी दूरी पे एक होटल के बारे में उन्होंने बता दिया था। कोई बहुत ऐसा फैंसी सा कोई होटल नहीं था, एक छोटा सा मतलब काम चलाऊ टाइप का, जाके रात को तुम वहाँ पे, है ना, लेट जाओ, जाके सो जाओ। तो वो लोग वहाँ पे पहुँचे, जाके फ्रेश व्रेश हुए, सवाल कई सारे तीनों के मन में चल रहे थे। खैर
थोड़ा जो भी है रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी इधर उधर की बातें बातें कर लेना, ये होता है। फाइनली तीनों के तीनों सो गए, क्योंकि अगले दिन की सुबह उठकर इन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। एक तरफ ये सोच रहे थे व्हाट इफ उनकी जो पुरानी कॉलोनी है वहाँ जाकर के कुछ अगर करने की कोशिश हो, या फिर रतौल में ही थोड़ा घुमाए, उस शहर के अंदर घूमे। शहर में एक जगह तो नहीं गया होगा वो कि सिर्फ कॉलेज जा रहा है और इंटर्नशिप जा रहा है, कहीं तो घूमा होगा शहर में, तो अपन वो सब, खैर ये सारी चीज़ों की तैयारी रहती है। अगले दिन की सुबह होती है, बालचंद्रन साहब उठते हैं, देखते हैं और प्रणव नहीं होता। प्रणव बालचंद्रन के साथ वहां पर उस रूम में नहीं होता। प्रणव का जो जूता पहना था उसने, वो भी नहीं होता। कहा था ना मैंने, वक्त से पहले किसी को मासूम या मुजरिम मत समझना, बस कहानी को ध्यान से सुनना और किरदारों की हरकतों को ध्यान से समझना। वक्त से पहले बालचंद्रन इमीडिएटली पहुंचते हैं उसके बगल के रूम में, विकास को बताते हैं कि प्रणव नहीं दिखाई, तो तेरे से मिलने आया कि क्या। नीचे रिसेप्शन एरिया में पहुंचते हैं, वहां पे उनसे पूछते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता होता कि क्या है ये। वापस कमरे के अंदर आते हैं, देखते हैं कि और क्या सामान है, उसके कपड़े वपड़े सब कुछ वहीं पे रखे होते हैं, कहीं कुछ कहीं पे नहीं, तो कहीं ये पास में कहीं तो नहीं चला गया। लेकिन विकास विकास मेरे फोन पे कॉल कर। विकास कॉल करता है, फोन स्विच ऑफ आता है। बालचंद्रन ने कॉल करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अपना फोन जहां टेबल पे रखा था वहां पर उनका फोन नहीं था। उनके वॉलेट से 50 रुपए गायब होते हैं। सुन, अभी अभी मत सोच, अभी रुक जा, यहीं कहीं होगा, कुछ होगा उसके मन में, हमको नहीं पता ना वो क्या होगा भाई। हम हम क्या नहीं कर रहे यार उसके लिए। चला गया यार, वो कहाँ गया है, ये हमें बता सकता ना। हम क्या, विकास को भी सन्नी था, बोले क्या। इट वॉज वेरी क्लियर, प्रणव भाग चुका था वहां से। क्यों फिर उसने इतने साल क्या सिर्फ एक नाटक और ये, पर वो सारी बातें जब कर रहे होते हैं वहीं पे विकास जो है इस मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते कि नहीं देख, अभी अभी कुछ नहीं, तेरे वॉलेट में कितने हैं पूछते हैं। वो वॉलेट में क्या है, वो खोलते हैं वॉलेट, इसमें कितने थे, तो बताते हैं करीबन 250-300 रुपए पड़े होते हैं। बोला और वो 50 लेके भगा है। अगर उसको वाकई में भगना था, अपने वो कपड़े वपड़े लेके भगता, वो ये 50 रुपए लेके क्यों भगेगा। वो अगर उसको वहां से लूट के ही भगना है, अगर उसे धोखा ही देना है, तो वो यहाँ पे क्या ये पैसे जो छोड़कर गया है, ये जो पीसो इसके पास रखे हुए हैं, डजंट मेक एनी सेंस। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे बालचंद्रन जो होते हैं वो बिस्तर पे जाके बैठे हुए होते हैं, पूरा माथे में पसीना हो रखा है, और इतने में उन्हें क्लिक होता है, पर वो कोर्ट ऑर्डर में, तो तू कोर्ट ऑर्डर में विकास फंसता। विकास उस बात को जानने के लिए कहता है अभी सुन, कुछ नहीं हुआ होगा, वो यहीं कहीं होगा, हम अभी देखेंगे पास में शहर। वो इमीडिएटली दोबारा से रिसेप्शन एरिया में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं रात में जो बंदा यहाँ पे बैठा था वो बंदा कहाँ है। मतलब वो तो घर चला गया। उसका फ़ोन नंबर निकलवाते हैं, तो वो कहता है कि सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास प्रणव जो था उसने देखा था कि ये 3 आए थे। इतना तो नहीं था कि हाउसफुल हो रखा है वो छोटा सा होटल। प्रणव सुबह के 4-5 बजे के करीबन बाहर गया था। जब उससे पूछा कहाँ जा रहा है तो उसने कहा कि ऐसे बस वॉक पे। खैर कोई कुछ नहीं करता। बालचंद्रन जो होते हैं वो इमीडिएटली बोलते हैं कि क्या हमें पुलिस में एफआईआर करके ऑफिशियली दर्ज करा देना चाहिए। विकास मना कर देता है, अभी नहीं, अभी हम ढूंढेंगे। अगर 1-2 दिन में एफआईआर तो इमीडिएटली करवाना था। अगर इमीडिएटली एफआईआर नहीं करवाया तो सवाल तो इन पे वैसे भी बनेगा, और सवाल तो अब बनना था। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे ये पगलाते हुए वहाँ वो जो पुराना उनका क्रो हाईवे वो वाला इलाका जाके ढूंढते, सब करने की कोशिश, कुछ नहीं मिलता।
वो पूरा दिन ढूंढते हैं, शहर ढूंढते हैं, रतौल ढूंढते हैं, फ़ोन पे कॉल लगवाते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ था। जब तक फ़ोन स्विच ऑन नहीं होता तब तक उसको ट्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं था, और उस पूरे पीरियड में फ़ोन को एक बार भी स्विच ऑन नहीं किया गया था। रात होती है, नींद किसी को नहीं आती। सुबह 2-3 बजे तक इधर उधर की बातें, कैसे क्या बोलेंगे, लेखा को क्या बोलेंगे, लेखा को क्या बोलेंगे कि उनका बेटा। अगले दिन की सुबह होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। हफ्ता ख़त्म होने को है, प्रणव को लेकर वापस जाना है, सिग्नेचर करवाना है, 2 दिन है, क्या करें। दोपहर होती है, दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, और समवेयर अलोंग द लाइन ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वो स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट कर देंगे कि प्रणव मिसिंग है। खाना खाने के बीच में वो हर स्ट्रैटेजी सोच रहे होते हैं कि कैसे भी करके वो विकास को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि वो तो मर गया ना। उसने तो अपने जिम्मे पे उस अभी बातचीत, खाना वाना सब चल रहा होता है, और बाला तेरा मैसेज आया है। बाला के फोन से एक मैसेज आया होता है। मैसेज प्रणव का होता है। प्रणव ने बालचंद्रन और विकास दोनों को एक जगह पर बुलाया था। इजी होता है, मैप का लोकेशन आप किसी को मैसेज पे भेज दो, लेकिन कोई लोकेशन नहीं भेजी गई होती। एक अनजान जगह पे एक जगह बता दी गई होती है आने के लिए। बात बस इतनी सी कि ये दोनों की दोनों जो जगह थी, ये विकास को और बालचंद्रन को साफ पता थी, क्योंकि प्रणव ने उन दोनों को वहां बुलाया था जहां पर अनुराग की लाश मिली थी। वो दोनों के दोनों इमीडिएटली भागते भगाते उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, उस पहाड़ पे पहुंचते हैं। उस पहाड़ से एक ट्रक था जो ऊपर की तरफ जाता था, और बालचंद्रन को वो रास्ता रटा हुआ था। बालचंद्रन कोई 1-2 दफ़ा नहीं थे जो उस जगह पर आए थे। वो बार बार आकर सोचते थे, कोशिश करते थे कि अनुराग कैसे उससे कनेक्टेड हो सकता है। चढ़ते चढ़ते वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पेड़ों से जो वो पहाड़ ढका हुआ था, उसमें एक छोटा सा इलाका आता है जहां पे ऊपर की तरफ पेड़ नहीं होता, एक जमीन सी होती है, और वहां दूर से उन्हें प्रणव दिखाई देता है। प्रणव वहां पर एक पत्थर पे बैठा हुआ था। ये दोनों के दोनों वहां पहुंचते हैं। बालचंद्रन नाराज थे, लेकिन विकास ने साफ बोल के रखा था अगर उसे भगना होता वो हमें बेवकूफ़ों की तरह यहाँ नहीं बुलाता, बस चुप रहना, जो बोल रहा है वो उसे सुन। बालचंद्रन भी ठीक है हाँ कहते, क्योंकि उनके मन में भी रहता है कि क्या क्या करना चाह रहा है ये लड़का, क्यों हमको। वहां पहुंच के सबसे पहला सवाल होता है तो हमें बता के क्यों नहीं आए। पापा वो मुझे कुछ चीज़ें समझनी थी, और मुझे सच बोलो तो पता नहीं, याद नहीं। तुम्हें याद नहीं, तुम वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? नहीं मुझे पूरा याद नहीं, बस मुझे कुछ आप लोगों को बताना था। बोलो। वो मैं ये कह रहा था कि आई एम रियली सॉरी, पर मैंने जानबूझ के, मतलब प्रणव जो भी है साफ साफ बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे। पापा वो मैंने मेरे हाथों से वो मरा था। प्रणव ने अभी अभी एक एक्स पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव पापा के सामने एक मर्डर कन्फेस किया था।
वो वो मुझे मार देता, मेरे पास कोई तरीका। प्रणव सुनो, तुमको याद है, तुम ही ने पक्का अनुराग को मारा था। नहीं, अनुराग को नहीं। किसको किसको मारा फिर? पापा वो इतने में विनीत इंटरप्ट करता है, बेटे बेटे आराम से बताओ, जो बोलना चाहते हो एकदम क्लियर बताओ, कोई कहीं हमें तो टाइम है हमारे पास, ठीक है? बैठ जा, तू बैठ जा कर, ऐसा करके बालचंद्र को बैठने के लिए, बालचंद्र क्या नॉर्मल करते हैं, कुछ कुछ नहीं हुआ अभी है। वहाँ पर एक रखे पत्थर के ऊपर बालचंद्र को बिठाते हैं, विकास जो होता है खड़ा होता है, प्रणव को सामने वाले उस पत्थर पर बिठाया जाता है। प्रणव बताना शुरू करते, पापा वो मैं यहाँ पे क्यों आया था मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास एक बैग था और बैग के अंदर कपड़े थे, मेरा हुडी था और शायद जीन्स भी था, और आई वॉज हैविंग अ बैग, और मैं यहाँ पे शायद पहाड़, बेटा आप ट्रैक वेक करने के लिए आए थे, जगह वैसी यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए शायद लोग कर, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मेरे पास एक बैग था और उसमें मेरे कपड़े थे, और मैं फिर यहाँ पे आया, मैं ऐसी था, और मुझे चिल्लाने ऐसे लोगों के हल्ला गुल्ला करने की आवाज़ आई, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे देखने के लिए कि क्या हुआ वहाँ पे, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा दूर से कुछ हल्का ऐसा दिखाई दिया कि कुछ लोग हैं और कुछ है। मैं थोड़ा और पास में आया, बिल्कुल आवाज़ नहीं करी मैंने, लेकिन तब मुझे दिखाई दिया कि पाँच लोग जो थे वो किसी को घेर के खड़े हुए थे, और जो बीच में खड़ा हुआ था वो मेरी एज का ही कुछ था, वो लड़का ही लग रहा था, उस कुछ बैग था उसके पास भी, और उसके हाथ में एक पत्थर था, और वो चिल्ला रहा था, वो कुछ तो भी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे किसी बात पे, मुझे याद नहीं आ रहा वो किस बात पे थे, बस मुझे इतना पता है कि मैं दूर था, मैं बहुत डर गया था, मुझे वहाँ से कैसे भी बाहर निकलना था, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे, और इतने में किसी बात पे तो वहाँ पे एक जो था उसके पास एक गन थी, वो बाहर निकालता है और वो तान देता है, और कुछ तो वो उसको पत्थर नीचे रखने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वो बंदूक तानता है तो इतने में जो वहाँ खड़ा होता है वो उसके हाथ में पत्थर जो होता है वो खींच के मार देता है, और वहाँ पे बगल में एक आदमी खड़ा था, उसको पत्थर जाके लगता है और बहुत जम के वो अपना मतलब सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही ये होता है इतने में उसके हाथ जो खाली हो जाते हैं, वो एक और पत्थर शायद उठाने के लिए नीचे गया, और इतने में बाकी के जो वहाँ पे चार लोग खड़े तो एकदम से उसकी तरफ आते हैं, और पीछे से एक इंसान आता है, उसको पकड़ा, और उसने उसको जम के नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खींच के ऐसे नीचे गिरा दिया, और उसका सर जो था वो, और वही बताते बताते खड़ा हो चुका था प्रणव जिस पत्थर पे बैठा था ये वही पत्थर था जहां पे अनुराग उद्युप का सर जाके बढ़ा था। वो नीचे गिर गया, और फिर वो जो वहाँ खड़े थे वो आए और उन्होंने ऐसे कुछ कहा, और शायद वो बोल रहे थे कि मर गया करके, और फिर इतने में वो लोग वहाँ से जो जिसको पत्थर मारा था उसने उसको लेकर वहाँ से जाते हैं। और प्रणव तुमने ये सब कुछ ये बीच जंगल में रात में इतनी क्लियरली देखा है, तुम्हें अश्योरिटी है, मून था उस रात पे, मूनलाइट अच्छी खासी थी तो दिख रहा था कैसा, और यहाँ पे उस समय भी ऐसा पेड़, और फिर मुझे वहाँ से भागना था क्योंकि वो लोग पीछे की तरफ कहीं निकल गए थे, और मैं वहाँ से लेकिन मैं एक बार देखना चाहता था कि कहीं मैं वो जान हो अगर उसमें, तो फिर मैं उसको एम्बुलेंस कुछ बुला के मदद कर दूं। तो मैं उसके पास गया, और मैं उसको जब देखा तो उसका सर ऐसे फिर स्मैश था और ब्लड बहुत बह गया था, और वो देख के मुझे थोड़ा आई डोंट नो, आई स्टार्टेड फीलिंग अ बिट डिजी। मैंने उसकी यहाँ पे आपने जैसे सिखाया था वो ऐसे चेक करते हैं हार्ट बीट, वो मैंने चेक किया था, और ही वॉज नॉट अलाइव। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा अजीब सा डिजी से, मेरे को चक्कर जैसा जो एक आने से पहले एक अजीब सा लगता है ना, वैसा मेरे को सब कुछ एकदम, और फिर मैं गिर गया और एंड प्रणव लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। तुम वहां पे कितने वक्त तक बेहोश थे? मैं ज़्यादा नहीं था, जब मेरे को होश आया तो मैंने
टाइम देखा तो टाइम कुछ 5-10 मिनट ही आगे हुआ था। मैं उतने में उठ के वहाँ से मेरे को जाना था, लेकिन इससे पहले मैं उठ के हटता मेरे को पीछे से एक आवाज़ आई, और जब मैंने पीछे देखा तो वो जो 5 लोग थे उनमें से एक जो था वहाँ पे था। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने अपने हाथ को पीछे किया और एक हाथ से मुझे कहा कि कुछ नहीं। और मैंने एकदम से कहा कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा हूँ, मैं यहाँ पे बस ट्रैवल करने के लिए आया था। मैं वहाँ से हटने के लिए आ रहा था। उसने रुकने के लिए कहा, उसने कहा वो कुछ भी नहीं करेगा, और वो पास आने लगा। पर मैं जानता था वो, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो उसने अपना हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में एक चाकू था। वो मेरी तरफ आया, वहाँ नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ मिला मुझे, और मैंने वो पत्थर से मैं थोड़ा राइट की तरफ हुआ और मैंने उसके सर पे मारा। उसकी चाकू मुझे नहीं लगी, लेकिन ही फेल डाउन। मैं हिलना चाहता था वहाँ से, मैं हिल नहीं पा रहा था। I wanted to move, I could not move, I froze there like an idiot। और वहाँ से हटने के लिए जब मैं गया तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया। he stabbed me, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं फिर क्या करूँ। मैं विकास जो है उसको कुछ शांत करने के लिए कहते हैं, उनके पास एक बॉटल पानी होता है, पानी पीने के लिए कहते हैं। वो पानी पीता है, लेकिन वो पानी पूरा उसके मुंह से बाहर आता है, वो गुटक ही नहीं पाता पानी। इज इन एब्सोल्यूट पैनिक्ड स्टेट। उसने मुझे स्टैब किया और आई लॉस्ट इट। मेरे हाथ में जो पत्थर था, आई स्टार्टेड बीटिंग हिम। आई किल्ड हिम, आई एक्चुअली किल्ड हिम। विकास प्रणव को हक कर लेता है। बालचंद्रन वहां दूर से खड़ा होकर वो सारी बातें जो उसने अभी अभी सुनी उसको, his son had killed someone, but according to प्रणव उसने अनुराग को नहीं मारा था। वो नॉर्मल होता है, लेकिन इतने में पीछे से बालचंद्रन बोलते हैं, फिर क्या हुआ? अरे 2 मिनट के लिए रुक जाना भाई, अभी क्या। मैं विकास जो है गले लगाते हुए उनको देख के पूछता है कि क्या है अभी ये। छोड़ उसे। प्रणव, टेल मी फिर क्या हुआ, एंड लुक इन माई आईज व्हेन आई एम सेइंग। प्रणव जो होता है वो पूरा डरा हुआ होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मैंने उस वो आदमी जो था, उसने मुझे स्टैब किया था, तो मेरा ब्लड जो था लग गया था, एंड आई हैव स्कैर्ड कि मैं उसको छोड़ के जाऊंगा तो कहीं। सो आई पिक्ड हिम अप एंड आई ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ हियर। मैं उसको यहाँ से मैं कहीं नीचे लेकर गया, और प्रणव उस तरफ जाने लगता है। प्रणव जैसे ही वहाँ जाते हैं तो बालचंद्रन और विकास उसको फॉलो करते हैं। मैं यहाँ से ड्रैग करता हुआ ले गया, और उधर पे आप जाएंगे तो एक रास्ता आएगा, और मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो आई एक्चुअली सॉ बाइक ओवर देयर, एंड बाइक बंद थी, लेकिन उस बाइक पे चाबी लगी हुई थी। प्रणव उस लाश को बाइक में आगे की तरफ रखता है और उस बाइक को चालू करके वहां से भाग जाता है। आगे ले जाते प्रणव उस जगह से जैसे वाकिफ था। एक नदी पड़ती थी, उस नदी के पास जाकर उस आदमी के सारे कपड़े उतार कर, क्योंकि कपड़ों पे पूरी तरीके से खून लग चुका था उसका, जो उसने पाँव में स्टैब किया उसका भी हो सकता है। ही डिड नॉट वांट टू लीव एनी सॉर्ट ऑफ डीएनए प्रूफ। वो उसे उस नदी में फेंक देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि वो लाश जो थी वो कहाँ गई, क्या। इमीडिएटली बालचंद्रन और विकास कौन सी नदी थी उसे ढूंढना चाहते थे। उन लोगों ने जिस एक बस से यहाँ तक चल के आए थे, आगे का रास्ता चलते हुए निकल जाते हैं। कोई गाड़ी रास्ते में मिली तो मिली। ऑन द रोड उनको एक ट्रक मिलती है।
उस ट्रक से लिफ्ट लेकर ये जिस नदी के बारे में बात कर रहा था उस नदी के पास जाया जाता है और प्रणव वहाँ पे एग्जैक्ट जगह दिखाता है जहाँ पर उसने उस लाश को डिस्पोज किया था। कपड़ों का क्या किया? कपड़े मैंने जला दिए थे, वो मैंने यहाँ एक था, मैं वहाँ पे जला के आई buried the ashes and प्रणव वहाँ पे खड़े होकर घुटनों के बल बैठ जाता है। नदी के किनारे जो पत्थर लगे होते हैं उसमें वो बालचंद्रन और विकास थोड़ा सा आगे की ओर चल के जाते हैं और नदी को ध्यान से देखते हैं। नदी का बहाव बहुत तेज था, नदी दिखने में भी काफी गहरी सी लग रही थी। क्या करना चाहिए था? सवाल बहुत सारे थे, पर इतने में एक बात उभर के आती है, एक मदद। एक गोताखोर था जो बालचंद्रन के पहचान में था, या फिर यह कहना चाहिए कि बालचंद्रन का एक एहसान था। गोताखोर जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, जो समंदर में गोता लगाकर कुछ ढूंढ कर लाते हैं। कई बार जब किसी तरह का कोई ऐसा मर्डर केस आता है तो गोताखोरों को भेजकर लाश को बाहर निकालना या फिर कुछ और है क्या एविडेंसेस, ये देखने के लिए उन्हें भेजा जाता था। एक गोताखोर से बात करी जाती है ओवर अ फ़ोन कॉल और उससे फ़ोटोज़ भेजे जाते हैं उस नदी के बारे में इंटरनेट पे सर्च भी किया जाता है। जब इंटरनेट पे सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि दरअसल जिस नदी में इसने बॉडी को डंप किया था वो नदी साल में एक बार सूखा पड़ता था। एकदम सूखा ना सही, लेकिन एकदम पतली सी बहाव हो जाती थी कि मतलब तल दिखता था नदी का। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि वहाँ नदी के अंदर आज भी वो लाश मौजूद हो, क्योंकि लाश बह जाती और पानी का जो बहाव था वो भी तेज था। मैप में जब उस रिवर का जो रूट है वो देखा जाता है तो उस रूट के अकॉर्डिंग 2 जगहों से वो नदी और आगे जाती थी। वो दोनों जगहों पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अगर उसने उस रात को अगर वो लाश को डंप किया भी तो भी अगले दिन की सुबह से पहले वो उस सिविलाइजेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। उस सिविल कहाँ कोई तो होगा जिसने देखा होगा उस लाश को। क्या पता देखा भी हो, क्या पता कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड भी हो, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे विकास और इनके बीच में जब बातचीत चल रही होती है तो बस बालचंद्रन शांत खड़े होते हैं। विकास बोलते थे कुछ नहीं हुआ, अपन क्या सोच रहे थे कहीं भाग गया, कुछ नहीं है, उसने सेल्फ डिफेंस पे किसी को किया है, ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते हैं। और अचानक से बालचंद्रन बोल पड़ते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये बाद में हमें पता चलेगा। मुझे बस इस बात से दिक्कत है कि आज 9 साल में उसने पहली बार मुझसे झूठ बोला है। नहीं यार, ऐसा क्यों लगा तुझे? तुझे नहीं लगा यार? वो जो बोल रहा है आई फेल्ट इट वाज प्रीटी रियल। ऐसा तेको क्यों लगता है कि उसने झूठ बोला? पता नहीं यार, तो नहीं कहा था ना एक बार कि हम दोनों झूठ पकड़ने के धंधे में। आई फेल्ट इट लाइट टुडे। लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है वो जो कह रहा है, अगर वाकई में किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश करी तो वो हो सकता है सेल्फ डिफेंस में ये कर गया। और अनुराग को वाकई में भाई पॉसिबल तो है ना, इसकी और अनुराग की जब कोई लड़ाई, मैं अनुराग की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे दिक्कत इस बात से है जब वो वहां से यहाँ आया, जब मैंने उससे पूछा कि वो हमें बिना बताए क्यों आया, ही इज लाइंग टू अस। विकास कंफ्यूज्ड होता है। बालचंद्रन झूठ ये नहीं कह रहा था कि यहां पे जो लड़ाई हुई, जो डेथ हो गया अनुराग का, इन सब पे क्या झूठ बोला है। उनके लिए झूठ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन थी, जब प्रणव जो था उसने ये कहा कि भैया मैं बिना बताए इसलिए आया, मुझे पता नहीं। बालचंद्रन को ये बात झूठ लग रही थी। बिना बताए तुम जो आए, तुम्हें पता है, तुम हमें बता नहीं रहे हो। ठीक है, जो भी होगा हम एक बारी उससे बात करके देख लेंगे। और अब अभी तो है ना वो हमारे साथ में, हम इतना क्यों सोचो, वो वैसे भी इतना टूटा बैठा, थोड़ी हम उसके साथ बैठ के बात कर लेते हैं। और अभी इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता हमें उसको इतना स्ट्रेस, और ये वो सब ठीक है यार,
दिक्कत बस इतनी सी है कि या तो मेरा लड़का झूठ बोल रहा है, अदरवाइज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट समवन एक्सट्रीमली स्ट्रांग। नहीं यार, हो सकता है ना वो लड़का कुछ लोकल लड़ाई वड़ाई यहाँ पे होता है यार, गैंग वैंग बन जाती है बच्चों की आपस में, ये वैसा कोई छोटा मोटा काम नहीं है यार। अगर वो सच बोल रहा है, अगर वाकई में प्रणव, मैंने फोरेंसिक देखी है अनुराग की, इफ ही ब्लेड, अगर उस आदमी को मारा प्रणव ने और उसका खून बहा, वो कह रहा है, एंड ही बैश्ड हिज हेड, तो वहां पे किसी दूसरे के डीएनए क्यों नहीं मिले? एक ब्लड सैंपल क्यों नहीं मिला? ऐसा तो नहीं है यार कि एक हफ्ते में वहां से ब्लड सैंपल गायब हो जाएंगे, पत्तियों के नीचे ढक जाएंगे। और बात बस इतनी सी नहीं है यार, दिक्कत यह है कि अगर वाकई में प्रणव ने स्टैब, उसको चाकू लगा और उसको खून बहा, तो प्रणव के डीएनए क्यों नहीं उस जगह पे? ये पूरा का पूरा केस जो था, ये मर्डर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑफिशियली नहीं बोला गया बिकॉज उस जगह पे सिर्फ एक इंसान के डीएनए मौजूद थे और वो है अनुराग उत्युप। दैट्स इट, दैट अपार्ट फ्रॉम दैट किड कोई वहां पे मौजूद नहीं है। और अगर 5 लोग 4 लोग वहां पे थी, भिड़ंत हुई, कुछ तो फुटमार्क्स मिलते वहां आसपास, कुछ टायर प्रिंट्स मिल जाते, कुछ तो होता। चल वो बच गए, प्रणव के डीएनए क्यों नहीं मिल रहा है? प्रणव का खून वहां पे क्यों नहीं मिला? आई चेक द फोटोज, दे वेर। तो क्या कहना चाह रहे तू? आर यू सेइंग, आई एम सेइंग दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट समवन वेरी पावरफुल, एज पावरफुल कि वो लोग फोरेंसिक के रिपोर्ट्स को टैंपर कर सकते हैं? आई जस्ट फील लाइक दैट। सुन, अभी वो सब छोड़, आई थिंक वी शुड मूव ऑन फ्रॉम नाउ। यहाँ से अभी होटल चलते हैं, थोड़ा नॉर्मल होते हैं, एंड अपन वहाँ जाके बात करेंगे, प्रणव से ही बात करके देखेंगे ना कैसा है। या वहाँ से बालाचंद्रन, विकास और प्रणव तीनों की तीनों निकलते हैं। विकास जो होता है वो प्रणव को जो है कंधे से कंधा ऐसे रख के चलता है। बालाचंद्रन कोई नाराज नहीं होते, बस वो कंफ्यूज होते हैं और उनको इस बात से दिक्कत थी कि 9 साल में आज पहली बार मेरी औलाद ने मुझसे झूठ बोला है। अभी तक कभी उसने झूठ नहीं बोला था, पर बालाचंद्रन के हिसाब से उसने झूठ बोला। आज झूठ बोला जब वो बिना बताए उस फार्म हाउस के पास वाले होटल से वो जगह पहुंचता है जहां पर अनुराग उत्युप की मौत हुई थी, रतौल पाड़ी। पर ऐसा क्यों? खैर, वापस पहुंचते हैं। वो लोग वापस एक होटल नया वाला बुक करते हैं वहाँ जो पास में होता है, वहाँ पे अंदर जाते हैं, रेस्ट करते हैं। बालाचंद्रन जो है वो प्रणव को एक शक की निगाह से देखते हैं, उससे और थोड़े सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि इतने में उनका फ़ोन बजता है। वो आर्कियोलॉजिकल वाला कॉलेज, उसके डायरेक्टर का कॉल था। खैर, बालाचंद्रन जो है वो एक्सक्यूज़ करके वो फ़ोन उठाते हैं। शुभ सर, मैं सर मेरी बात सुनिएगा। मैंने अपने परिवार को अभी जो है शधार एक्सप्रेस पे बिठा के आपका जो शहर है ना सर, मैंने वहाँ पे भेज दिया है। आप प्लीज़ उनको रिसीव कर लीजिएगा। कल सुबह 7 बजे वो चारों पहुँच जाएंगे। सर मेरी रिक्वेस्ट है, वहाँ किसी पे भरोसा मत कीजिएगा और उन्हें बचा लीजिएगा कैसे भी करके। मैं सर यहाँ पे अभी रहता हूँ। सर आप अभी कहाँ? सर आप ठीक हैं? सर आप अभी कहाँ पर हैं? हम लोग अभी रतौल पहाड़ी के पास में। सर रतौल अभी कहीं पे भी यहाँ आसपास भी मत रहिएगा, आपका फ़ोन ट्रैक किया जा सकता है और मेरे नंबर पे भी कॉल मत कीजिएगा। सर प्लीज़, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे परिवार को बचा लीजिएगा। और मैं फ़ोन कट हो जाता है। क्या था ये? उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, विकास और प्रणव को तो सुनाई नहीं देता, फ़ोन पे था जो भी हुआ। वो विकास की ओर देखते हैं, कहते हैं यार वो डायरेक्टर का फोन है, पता नहीं पैनिक सा था, ही इज सेइंग समथिंग। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लिसनर्स एंड माय डियर JD8 फैमिली, हमारी कहानी यहाँ पर रुकती है। कॉलेज के डायरेक्टर ने
पैनिक्ड होकर के एक फ़ोन कॉल किया जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि उनके परिवार को उन्होंने बालाचंद्रन के शहर की ओर भेजा है, शाधार एक्सप्रेस में बिठाकर। 4 लोग हैं उनके परिवार के जो आ रहे हैं, और बस इस बात की भीख मांगी है कि वो उन्हें बचा लें। रतौल और रतौल पहाड़ी से दूर जाने के लिए इमीडिएटली कहा गया है कि उनका फोन ट्रैक किया जा सकता है और देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग। लेकिन डायरेक्टर कहाँ है कुछ नहीं पता। फोन बीच में कट हो चुका था। दोबारा वापस कॉल लगाते हैं तो फोन स्विच्ड ऑफ आता है। आपके सामने 2 रास्ते मौजूद हैं, वो 2 रास्ते जिनमें से एक बालचंद्रन को चूज करना था। पहला रास्ता, बालचंद्रन जो हैं, जैसा कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा, इमीडिएटली अब वो तो वहाँ घर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उनके भरोसेमंद ऐसे लोग थे जिनको अगर वो कहते तो वो उनके परिवार को इमीडिएटली वहाँ से प्रोटेक्ट करवा लेते, एस्कॉर्ट करवा लेते और कहीं किसी सेफ हाउस में रख सकते थे। बालचंद्रन हैड दोस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स विथ हिम। उसी के साथ में विकास भी था। विकास ऑल्सो वॉज अ पुलिसमैन एंड ही कुड डू द सेम। और इमीडिएटली वो लोग यहाँ रुकने के बदले फ्लाइट, ट्रेन, बस जो मिले उससे इमीडिएटली अपने घर की ओर निकलते, बिकॉज वहां पे वो लोग सेफ थे। रतौल पहाड़ी वॉज ऑलरेडी द आउटस्कर्ट्स, द एक्सट्रीम आउटस्कर्ट्स ऑफ रतौल। वहां पे और क्या है, किससे प्रॉब्लम है, क्या हो गया, कॉल कौन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, इतना पैनिक्ड होकर डायरेक्टर ने फोन क्यों किया, कुछ नहीं पता। पहला रास्ता, उनकी फैमिली को रिसीव किया जाएगा और जैसा डायरेक्टर ने कहा इमीडिएटली प्रणव, बालचंद्रन और विकास वहां से अपने घर की ओर भागेंगे। दूसरा रास्ता, बालचंद्रन जो हैं वो उनकी फैमिली को तो रिसीव करवा लेंगे, उनको प्रोटेक्ट करवा लेंगे जो वहां पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो वापस जाने के बदले विकास से बोलकर लास्ट कॉल की जो नोन लोकेशन थी डायरेक्टर की निकलवा के डायरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों डायरेक्टर ने इतना पैनिक होकर फोन किया था, क्यों भीख मांग रहा था अपने परिवार को बचाने के लिए, क्या हुआ था, कौन सा रास्ता बेहतर है, किसकी जान ज्यादा कीमती है। पर इससे ज्यादा जरूरी सवाल, क्या किसी की जान दांव पे लगी है। खैर, आपके सामने जो ये दोनों के दोनों रास्ते मौजूद हैं ना, मेरी बस इस बात को ध्यान से सुनना, ये शायद इस कहानी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रास्तों में से एक है। अगर बहुत सारे लोग मिलके एक रास्ते की तरफ वोट करने लगे तो इस बेवकूफी में मत आना कि वो रास्ता सही होगा। बस रीजन सुनना लोगों के। पहले रास्ते के अपने फायदे और अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दूसरे रास्ते के अपने फायदे और अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फायदा है लेकिन कुछ भुगतना भी पड़ेगा दोनों रास्तों में। सवाल यह है आप चूज क्या करेंगे, सवाल यह है बालचंद्रन क्या डिसाइड करेंगे। द कॉल हैड टू बी मेड क्विक, क्योंकि अगर वहां से निकलना था तो इमीडिएटली उनको निकलना था, और अगर वहां रुकना था तो विकास के साथ मिलकर इमीडिएट लोकेशन ट्रैक करवानी थी और प्रोटेक्शन बुलवानी थी, ताकि बाकी आपकी गट कॉलिंग। ध्यान से लोगों के मैसेज पढ़ना, ये रास्ते कहानी को बहुत अलग डायरेक्शन में ले जाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, आपके 48 आवर्स अब शुरू होते हैं। द वोटिंग्स आर ओपन। अब एपिसोड नंबर 6 राइट, अगला सवाल धीरे धीरे ना अब बाय बाय बोलेंगे।
क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आपको जवाब जवाब रहस्य रहस्य, खैर ये सारी बातें बताने, एपिसोड नंबर 6 की कहानी सुनाने, क्रो हाईवे की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो ज़रूर आऊँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?